It's the 8, yes, not wrong. Lecture 8 now. Okay. Today we are going to start with our second property, ionized energy. और समटाइम इसको बहुत सारे लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, बट अपने लिए अपन दोनों को अभी के लिए क्या अज्यूम करेंगे, सेम आयनाइजेशन एनर्जी एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी को अभी के लिए क्या अज्यूम करेंगे, सेम। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आईई, ठीक है। एंथैल्पी बोला है, एनर्जी बोला है, इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों को सेम टर्म्स अज्यूम करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम थिंग है, एक और चीज, और आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या मुझे कोई आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन बता सकता है? अपन ने बोर मॉडल में पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, यस। बोर मॉडल में अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी, पोटेंशियल, इन सबका डेफिनेशन पढ़ा था। Energy required to move electrons from the ground state to infinity. Yes, that's very good. It is the energy, minimum energy required to remove an electron from ground state to n is equals to infinity. मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को तुमको क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पे डेफिनेशन में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, डेफिनेशन। Let's see the definition. It is the minimum energy required to remove most loosely held outermost shell electron, the ground state, from an isolated gaseous atom is known as a ionization potential या फिर ionization enthalpy। मतलब जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड कौन होगा, जिसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, जेड इफेक्टिव कम लगेगा। तो जो भी लूजली बाउंड होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, अगर 4s और 3d है, इलेक्ट्रॉन भले तुम 3d में बाद में फिलअप कर रहे हो, स्टिल जो आउटर मोस्ट शेल 4s है उस पे क्या लगेगा, जेड इफेक्टिव कम लगेगा। यस यस नो बच्चे लोग, आइसोलेटेड, ओके। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, तुम्हारे पास वो आइसोलेटेड मतलब वो किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करना, वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी लेट से किसी भी मेटल एम का तुम्हें फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है, अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी एम है, एम में किसी भी जनरल एलिमेंट के लिए ले रहा हूँ, इट शुड बी इन गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड मतलब किसी भी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करना चाहिए। मैं अपना माइक म्यूट पे रखूँ यार। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक एलिमेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, फर्स्ट थिंग, सॉलिड फॉर्म में नहीं चलेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं चलेगा। बच्चे लोग देखो, हर जो भी एक एंथैल्पी डिफाइन होती है, दैट विल कवर इन द थर्मोकेमिस्ट्री, वहां पे कम से कम बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे। जैसे कि अगर मैं सब्लिम, अगर लेट से मैं वेपोराइजेशन की बात करूं, वेपोराइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, लिक्विड टू गैस। वैसा नहीं कर सकते, उसको सॉलिड टू गैस नहीं बोलोगे। अगर उसको सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करना है उसको फिर मैं सब्लिमेशन बोलूंगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पीज डिफाइन होती है। तो एंथैल्पी जब भी तुम डिफाइन करोगे, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसने क्या डिफाइन किया है आयनिक एनर्जी को, अगर कोई भी एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है तो
उसके गैसियस फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कंडीशन क्या है, क्लोजली बाउंड होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना, ऐसा नहीं कि उसका एक्साइटेशन होकर रखा है फिर तुम बाहर निकाल लेना। अगर सोडियम है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तुम्हारे पास, इट्स नियॉन, नियॉन देन 3s। ये अभी उसकी ग्राउंड स्टेट की स्थिति है। ऐसा नहीं कि एक्साइट हो रहा है फिर तुम उसको रिमूव कर रहे हो, जो उसके ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी के बेसिस पे तुमको रिमूव करना है। बस एक और चीज क्या है, आइसोलेटेड होना चाहिए। एक और चीज क्या है, गैसेस है। अगर तुमको आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है तो जो मैंने अंडरलाइन किया बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इन इज आइसोलेटेड गैसेस है। बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सॉरी सारे जो टर्म्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अब मैं तुमको एक ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। अब तुम एक चीज सुनो, एक्चुअल में डेल्टा एच इज नथिंग बट द एनर्जी। डेल्टा एच को तुम जो भी डिफाइन करते हो ना, उसको क्या बोलते हो, लेट्स से हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, यस और नो? अगर सपोज तुम 5th फ्लोर पे हो, तुम्हारा कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तुम वहां से ग्राउंड फ्लोर पे चले गए तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेट्स से तुम 5th फ्लोर पे, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर तुम 5th फ्लोर पे हो, तुम्हारा जो एनर्जी है, सॉरी तुम ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हारा एनर्जी 40 है। ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हारा एनर्जी कितना है, 40। और 5th फ्लोर पे तुम्हारा एनर्जी हो गया 100। ग्राउंड से कहाँ जा रहे हैं अपन, एक चीज सुनना ध्यान से, अपन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से लेट्स से 5th फ्लोर जा रहा है। These are no nothing but, अभी मैं डेल्टा एच में किसको कंसीडर कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के अंदर लेट्स से तुम्हारा एनर्जी कितना है, 40 किलो, और 5th फ्लोर पे तुम्हारा एनर्जी 100 किलो। मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी कितना होगा, 60। वेरी गुड, 60 या माइनस 60, 60 या माइनस 60, प्लस 60 माइनस 60। तो हमेशा जब भी तुमको एनर्जी फाइंड आउट करना है, तुम क्या बोलोगे, चेंज कितना, पहले 40 था अभी 100 है, अभी 100 का मतलब इसको तुम लिखोगे एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, 100 माइनस 40 देन इट कम्स आउट 60। तो जब भी डेल्टा एच आज के बाद तुम कभी भी डिफाइन करोगे, डेल्टा एच का डेफिनेशन क्या है, डेल्टा एच चेंज इन आयनाइजेशन, कोई भी एंथैल्पी में चेंज इज इक्वल टू एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। क्या बच्चा पार्टी, ये वाली चीज क्लियर? सर या सर इधर ग्राउंड स्टेट का मतलब अगर सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो उसके लिए वो ग्राउंड स्टेट हो गया ना? 3s उसके लिए ग्राउंड स्टेट हो गया बच्चे। अगर 3p की बात करूंगा तो 3p तो उसका एक्साइटेड स्टेट होगा, बिकॉज 3s और 3p का एनर्जी डिफरेंट। ओके सर। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अगर लेट्स से सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसको लिख लो, नियॉन PSO, यस। यस सर। ये क्या है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है, द ग्राउंड स्टेट। अब तू क्या कर सकता है, अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी तो हो सकता है, लेट्स से एक्साइट होके कहाँ चला गया, 3p में चला गया, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में। फिर मैं इसको ग्राउंड स्टेट नहीं बोल के मैं क्या बोलूंगा, इट इज द एक्साइटेड स्टेट। 3s जो है वो 3p में था, ठीक ओके है। सर। ग्राउंड स्टेट भी किसका, ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से मतलब उसका वो नहीं है कि मतलब वो N = 1 में होना चाहिए था, वो हाइड्रोजन में था,
क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्राउंड स्टेट होगा। बाकी का ग्राउंड स्टेट कैसे डिफाइन होता है, मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बिना एक्साइटेशन के, वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर में जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट चेंज होकर एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा। ओके मैन, ठीक है हीरो। यस सर। ओके, जनरली ऐसा होता है कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ तुम बहुत बार देखने वाले ऑर्गेनिक के अंदर। एक तो तुम्हारे पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर तो इसमें एक चीज है, किसी भी रिएक्शन के प्रोग्रेस के लिए और उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक ग्राफ बनता है। ग्राफ का शेप अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ का जो शेप आ रहा है वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी तुम्हारे पास रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में इस तरीके से रिएक्शन होता है, ये क्या है, एनर्जी का ग्राफ है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स से कुछ भी एक वैल्यू आ रहा है, लेट्स से ये वैल्यू कितना है 40, ये क्या है 40 किलो, ये एनर्जी कितना है, इट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये किस, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। जैसे ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट। सर ग्राफ का और मीनिंग क्या है, इस ग्राफ का जो पूरा मीनिंग होगा ना एक्चुअल, दैट वी विल सी इन केमिकल काइनेटिक्स। बट अभी के लिए तुम जितने भी ग्राफ देखोगे ना, अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही इसी शेप के अंदर ग्राफ आएंगे। हो सकता है रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे, हो सकता है प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, कुछ भी चीजें पॉसिबल। प्रोडक्ट भी नीचे हो सकता है, रिएक्टेंट ऊपर हो सकता है, रिएक्टेंट नीचे हो सकता है, प्रोडक्ट ऊपर हो सकता है, बाकी और किसी भी चीजों पे अपने को अभी ध्यान नहीं देना। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, जो डेल्टा एच जो डिफाइन होता है, डेल्टा एच कैसे डिफाइन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप कितना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप, लेट्स से जो ये वाला पार्ट, जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला एनर्जी डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा डेल्टा एच, तो जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच विल बी एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, एज वी नो दैट। अब तुम बताओ, देखो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। तुम एक चीज देखो, लॉजिकली सोचो, अगर तुमको कभी भी किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यू वांट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, तुमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा या वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज, यू हैव टू गिव द एनर्जी टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, सप्लाई करना होगा यार। तो इस वाले केस में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब तुमको डेफिनेटली एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एनर्जी तुमको सप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। और आज के बाद ध्यान रखना, जो केमिस्ट्री में जो टर्म्स डिफाइन होती है एंथैल्पी को पॉजिटिव के लिए, उसको अपन पॉजिटिव नहीं बोलते, उसके लिए क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, या फिर तुमने एंडोथर्मिक सुना है क्या, एंडोथर्मिक का नाम सुना है? हाँ, तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, कि एंडोथर्मिक, तुम जब भी ऐसे कंफ्यूजन हो ना, आई वुड सजेस्ट कि तुम एंडोथर्मिक ही याद रखो, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक, दूसरे वाले को भूल ही जाओ। जब भी दो चीजों में कंफ्यूजन हो, एक चीज याद रखो, दूसरी चीज को पढ़ो ही मत। अगर एग्जाम में आए तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, उल्टा। ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आज के बाद तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक भी एग्जाम में आए, तुम एक्सोथर्मिक ठीक है अपने आप बोल लोगे, अब तुमको पता है मतलब एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच, एंडोथर्मिक में अगर पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, नेगेटिव, सिंपल।
इसलिए एक चीज याद रखो, ये हो गया तुम्हारे पास एंडोथर्मिक। अब इसमें एक और चीज, एक चीज ध्यान से देखना, मैंने अभी डेफिनेशन क्या लिखा था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक्स करते हैं। अपना इस वीक कितने लेक्चर है? अपने इस वीक कितने लेक्चर है? आज भी है, कल भी, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2 ही लेक्चर है, 4 है। मैं इस वीक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके ये फिनिश कर रहा हूँ। आउट लेक्चर में वी विल फिनिश द पीरियोडिक टेबल। अगर 4 है तो वी विल फिनिश द पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट, हम खत्म कर देंगे यार अपन पीरियोडिक टेबल उसका। मैं एक्स्ट्रा ले लूं लेक्चर। चलो, m gas will give m plus gas plus electron। लेट्स से अगर मैं इस केस की बात करूं, फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, इसका डेल्टा एच कितना होगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर दिस पर्टिकुलर केस? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर दिस पर्टिकुलर केस? इट्स 60। इट्स 60 या। अब एक और चीज सुनो, मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो लॉजिकली चीज सोचना है, ठीक है? या तो तुम डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी ही ऐसा लिखो, या फिर लोग पता है क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिएक्शन के बीच में ही लिखते हैं। क्या ये मैंने सही लिखा है? मैं +60 लिखूं, यहाँ पर +60 है, डेल्टा एच कितना है? +60। ये जो मैंने यहाँ पे -60 लिखा है वो सही है या गलत है? देखो ग्राफ देखो, वहां से समझो। जिसको समझ में आ गया वो यस लिखो, जिसको नहीं समझ में आया है वो रॉन्ग, मतलब सही है गलत है वो बताओ यार। फील लाइक दैट कि नहीं सर गलत दिखा है सर आपको, +60 लिखो। राइट है क्या? जिसको राइट समझ में आ गया है, राइट है क्या ये? तो बोलो बोलो बोलो। चलो देखो, ध्यान से देखोगे तो सही है ये, क्योंकि अगर तुम लॉजिकली देखोगे, प्रोडक्ट का एनर्जी में से तुम क्या कर रहे हो, 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो रिएक्टेंट मिलेगा। यस नो? इफ वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 60 फ्रॉम प्रोडक्ट देन वी गेट द रिएक्टेंट ना, तो ये सही है। लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, अगर रिएक्शन के बीच में अगर कभी भी ऐसा लिखा है तो लोग उसको बोलते हैं अरे ये तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक थोड़ी है, वो तो एंडोथर्मिक, उसका डेल्टा एच पॉजिटिव ऐसा है। क्या आप तुम लॉजिकली एक चीज सोचो, एक मिनट, लॉजिकली सोचना यार, अगर तुमको ये समझ में आता है तो आई थिंक तुमको ये भी समझ में आता है। यस नो? पक्का? यस। अब देखो, अब एक काम ये करते हैं, इसको यहाँ से 100 जो था ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x। क्या होता है? x की वैल्यू, अगर ये x है तो क्या यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ? यस नो? या फिर मैं यहाँ पर भी x लिख सकता हूँ? 60 ऐसे समझाने के लिए बता रहा एक्चुअली। क्लियर बच्चा पार्टी? ओके चलो। सर यस बोलो। सर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट का एनर्जी रहेगा वो हमेशा रिएक्टेंट से ज़्यादा ही होगा? यस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी में तुम क्या करते हो, डेफिनेटली एनर्जी इलेक्ट्रॉन सप्लाई। को बाहर निकालने के लिए तुमको हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। यस। यस सर। तो कोई भी कंडीशन में इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो हमारा डेल्टा एच हर टाइम पॉजिटिव ही आएगा अगर हम लोग सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंसिडर कर रहे हैं।
2 बार हाँ बोल चुका हूँ। यस सर। अगर तुम किसी बार पूछोगे तो मेरा जवाब हाँ ही रहेगा। यस। यस ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको डेफिनेटली एनर्जी देना पड़ेगा, तुमको बाहर निकालना है, तुमको लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में लेके जाना है, तो डेफिनेटली एनर्जी तुमको देना पड़ेगा ही, इवन वो जीरो भी किसी के लिए, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर। हाँ, अगर लेट्स से ये रिएक्शन, इसका डेल्टा एच कितना होगा बच्चे लोग? दिस इज द रिएक्शन, प्लस माइनस 30 प्लस। ओके, वेरी गुड। ये गलती नहीं करनी है यार अपने को। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट से दिस थिंग, चलो नेक्स्ट ये एक मिनट। चलो इसमें कुछ और चीज नहीं लेके रहे, तो मैं तुमको एक और चीज बता दूं। चलो डेफिनेशन, चलो यार आगे देखो। अगर तुम्हारे पास m गैस है, उसमें से तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, m प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसको तुम क्या बोल सकते हो? दिस इज कॉल्ड द, अगर इसके डेल्टा इक्वेशन से लिखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ m गैस। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, m गैस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ m गैस। अब एक और चीज सुनता, अगर मैंने जो पहले से कोई +1 है उसमें से एक रिमूव किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या +2 बनेगा? एक कोई पहले से ही +1 में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या +2 बनेगा? क्या +2 बनेगा। अगर वो +2 बन गया तो इसका डेल्टा एच कितना होगा? क्या इसको मैं अब इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से कर रहे हो? यहाँ से। राइट नाउ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम m+1 से, इसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 ऑफ m प्लस गैस। यस और नो? m प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, इसलिए उसको क्या बोलूंगा? I1 ऑफ m प्लस। बच्चे क्या मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या सर आप m प्लस छोड़ो सर आप m से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। m से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? 2। तो क्या मैं ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ? और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ m। नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 बोलने का मतलब क्या करना है तुमको? तुमको 2 चीजें ध्यान रखनी है। तो याद रखना, ये एम गैस क्या होती है, सॉरी ये एम गैस और ये नंबर। अगर एम गैस बोला है और 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, 2 इलेक्ट्रॉन वी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। फिर से देखें, कोई क्या था तुम्हारे पास? +2, +3 बनेगा। यह बच्चे लोग +9। इसको, ये किसका I1 है? I1 किसका होगा? दिस इज द डेल्टा एच I1 ऑफ m+2। वेरी गुड, डेल्टा एच I1 ऑफ m+2। वेरी गुड। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? I1 तो m प्लस का है, I1 तो m+2 का है, और m+1 का क्या होगा? m+1 का क्या होगा? +1 में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो +3 बनेगा? वेरी गुड। और m गैस का क्या है? वो जो ऊपर m गैस है, इसका 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 इसका, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये बने? थर्ड। और फॉर डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या समझ में आता है?
अच्छा, आप ये बोल रहे हो सर, अगर मैं m गैस है उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं m+2 गैस, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, इसको आप बोल रहे हो कि सर ये डेल्टा H जो है वो I2 होगा, आयनाइजिंग एनर्जी 2 ऑफ m गैस। क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या बच्चे लोग ये सही लिखा है क्या मैंने? ध्यान ही नहीं है। समझ समझते कि ऊपर सही चीज, ये I2 नहीं है, +1। ऐसा नहीं कि m गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, ये नहीं है। +1 में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो उसको मैं I2 बोलूंगा m गैस। हीरो लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऊपर देखो क्या लिखा है, +1 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो +2 बनेगा, उसको I2 बोल रहे हैं अपन m गैस का। अगर मेरे को m गैस का I2 लिखना है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, उसको m+ में कन्वर्ट करो, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ये गलती समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो यार। सर एक बार आप ये वाला पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? बच्चे, I2 क्या डिफाइन किया है m गैस का? m गैस का I2 देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ये यहाँ से, इसको मैं I2 बोल रहा हूँ ना। यस सर। ओके, तो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, m से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर m+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। m+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो I2 होगा किसका? m गैस का। m+2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो होगा I3 ऑफ m गैस। ओके, यस सर, समझा। मैं भी एक और एग्जांपल लेता हूँ, वहां से चीजें और क्लियर होगी। मैं इसके लिए स्पेस भी छोड़ता हूँ। ये दीज आर द मिस्टेक्स यू हैव टू मेक इन द एग्जाम, मतलब ये होता ही है। अब एक और चीज, लेट्स से तुम्हारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से क्या कर रहे हो, तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्या एल्यूमिनियम +1 बनेगा? यस। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, क्या वो +2 बनेगा? यस। एक और रिमूव करो, +3 बनेगा। अपन हमेशा जो नॉर्मल जो एलिमेंट होता है ना, इसका ही देखो, अपन हमेशा है ना इन डेफिनेशन का यूज करते हैं, एम गैस का होता है, ये बहुत रेयर करते हैं, बट कभी कभी इसका भी यूज कर लेते हैं। बट जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है, उसने सिर्फ I1 बोला है, I1 में हमेशा एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लूंगा, I2 बोला है तो वो भी एलिमेंट के ही रेस्पेक्ट में लूंगा। एक और चीज, अगर लेट्स से तुम्हारे पास ये टर्म चल रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ एल्यूमिनियम। अगर +1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट +2 में से निकालोगे, इसको बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ एल्यूमिनियम। क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ एल्यूमिनियम? यस नो? ये नहीं है यार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत लिखा है, ये गलत है पूरा। ओके, ओके बच्चे लोग। तो सर इसका अगर डेल्टा एच क्या हो, मेरा क्वेश्चन है कि इसका डेल्टा एच क्या होगा? इसके लिए एक काम करते हैं कि फिर से बना, लेट्स अज्यूम, इसको मैं बोलूंगा जिसका डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसको ले लिया लेट्स से एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 2, इसको ले लिया वाई, और इसको ले लेते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3, इसको ले लिया सर। अब मैं तुमको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो आई होप इजी सेक्शन सबको पता होना, बट मेरे को तो इसका डेल्टा एच चाहिए, तो मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता। मेरा क्वेश्चन तो है ये,
फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा एच बताओ कितना होगा। तो सर यहाँ से मुझे यहाँ जाना है सर, तो सब लोग सोच के बताओ यार कितना होगा। फर्स्ट रिएक्शन के लिए एक्स एनर्जी रिलीज, एक्स एनर्जी गिवन देना पड़ेगा। सेकेंड रिएक्शन के लिए वाई एनर्जी गिवन देना पड़ेगा। क्या सबको ये समझ में आता है? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तुम केमिस्ट्री में रिएक्शन को इजीली ऐड कर सकते हो, तुम ऐड कर सकते हो, तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, तुम सब्ट्रैक्ट करके मतलब डिवाइड करके ऐड कर सकते हो, जो करना है तुम वो कर रहे हो। अगर तुम 1+2 कभी भी करोगे, अगर तुम कभी भी 1+2 करोगे, तो जैसे ही 1+2 करोगे, केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शंस ऐड होती है डायरेक्टली। मैं पूरा अभी एडिशन करके बता रहा हूँ, हर बार ऐसे नहीं करूंगा। क्या था वन वाली रिएक्शन, एम गैस, जो रिएक्टेंट रिएक्टेंट है उसको एक साइड लिखो, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है उसको एक साइड। देख लो यार बच्चे लोग, सब दोनों को ऐड करूंगा तो यही आएगा ना। रिएक्टेंट साइड एम गैस और एम प्लस गैस, प्रोडक्ट साइड एम गैस प्लस एम प्लस टू गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यस नो? यस बच्चा पार्टी। इसका मतलब अब देखो, ये तुम्हारे पास इक्वल टू की तरह एक्ट करता है केमिस्ट्री में। दिस इज द इक्वल टू। क्या तुम इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो? यस, क्या इसको कैंसिल आउट सकते हो? यस यार, कैंसिल आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। इसका डेल्टा एक्स क्या होगा? ये होगा एक्स प्लस। अब आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया कि इस रिएक्शन के लिए कितना एनर्जी चाहिए। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए कितना, वाई। अगर मैं नीचे वाला केस लो तो इसके लिए वाई चाहिए, तो इसके लिए कितना चाहिए, इसके लिए एक्स प्लस वाई चाहिए। यस, यस बच्चा लोग, तो ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अच्छा, एक और रिएक्शन देखो यार, एक और रिएक्शन ये। दिस इज द सेकंड पार्ट। इसका डेल्टा इस पे कितना हो गया, एक्स प्लस। अगर मैंने तुमको बोला ये, तो मेरे को तो तुम यार इसका बताओ, बहुत हो गया। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ क्या होगा, डेल्टा इसका। एम गैस में से M+3 गैस, तीनों को ऐड कर दूंगा। जैसे ही तीनों को ऐड करोगे, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, सिंपली एडिशन हो जाएगा। क्या सबको समझ में आता है कि दिस विल बी एक्स प्लस वाई जेड? यस। अब सेकंड बताओ, एम प्लस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यू हैव रिमूव्ड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M+1। बताओ वो क्या होगा? वो क्या होगा? y plus z, this will be y plus z। डन बच्चे लोग, इजी है। ओके, देन एक मिनट। This is the easier section. Just
यस तो एक है ना, एक मिनट। ये देखो, चलो तुमको मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 गिवन है, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द दिस रिएक्शन। ये क्या है? दिस इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी का डाउट तो सर कैसे क्वेश्चन आते हैं सर इसमें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक ही नहीं था यार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सबका आ गया क्या? क्या इस क्वेश्चन का आंसर सबको ये समझ, लोग जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं 340, 348 थोड़ी होगा। क्या सबको ये समझ में आता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 178 प्लस 348। यस, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 178 चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 348 चाहिए। तो कितना आ जाएगा? प्लस 526 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब मैग्नीशियम के कितने मोल होने चाहिए? मैग्नीशियम का कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल का एनर्जी। यस, यस नो। इसमें एक और डेफिनेशन में क्लियरिटी दिखते हैं। इसमें कहीं पे 1 मोल लिखा है क्या? यहाँ पे 1 मोल ऐड करो। एक मोल के लिए डिफाइन है वो। चलो वापिस आए। अगर बट मेरे को 1 मोल नहीं चाहिए, मुझे तो 8 ग्राम मैग्नीशियम को कन्वर्ट करना है। I have the 8 gram of magnesium. Can you find out the number of moles in magnesium? Can you find out the number of moles of magnesium? कितना होगा? 1/3। अगर 1/3 मोल्स हैं तो 1/3 मोल्स को कन्वर्ट, 1 मोल के लिए 526 चाहिए, 1/3 मोल्स के लिए कितना चाहिए? 175। ये भी इसमें भी ठीक है बच्चे लोग, तो ये चीजें भी ध्यान रखना। मतलब ये अगर एनर्जी 8 ग्राम बोला है तो क्या करना? कुछ भी नहीं करना। मतलब ज्यादा कुछ भी, सॉरी, ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। करना क्या है वो, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम होगा, इट शुड बी 8/24, दैट वुड बी 1/3 will be moles of magnesium, but we want to find out the energy required. एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल कितना था? 526, बट वो क्या था? किलो कैलोरी पर मोल के लिए था। तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? 175.33 किलो जूल। अब ये पर मोल नहीं रहा, अब ये पर मोल नहीं रहा, ये कितने मोल्स के लिए रहा? 1/3 मोल्स के। ठीक है बच्चे लोग? यस नो या? अगर ऐसे सब आएंगे तो पहले हम लोग को 1 मोल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यस, यस 1 मोल के लिए बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट सबको समझ में आया? ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट सबको समझ में आया? ओके चलो, अब एक मिनट,
हटाओ, ये तो डेफिनेशन होगा। अगर सपोज तुमको एल्यूमिनियम 1 को जीरो वाले को कन्वर्ट करना है +2, मतलब अब तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितना एनर्जी चाहिए। अगर लेट से इसका ए है और इसका बी, देखो एल्यूमिनियम 1 को डायरेक्ट +2 में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यस। यहाँ पे जो इसका रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, इसको आयोनाइजेशन नहीं बोलूंगा, इस वाले को डेल्टा एच आयोनाइजेशन नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ I1 प्लस, अगर I1 I2 लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब M के रेस्पेक्ट में होगा, वो हमेशा M के रेस्पेक्ट में होगा। और इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, A प्लस बी, और लेट्स से ये C है। और वही अगर मैंने इसमें कन्वर्ट किया है तो इसके डेल्टा एच को मैं क्या लिखूंगा, ओके सलोनी, वेरी गुड। चलो तो इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ I1 प्लस डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच ऑफ I1 प्लस डेल्टा एच ऑफ I2 प्लस I3 या A प्लस B C, E प्लस C, यस यस पक्का। चलो वो भी अब सुनो, अब एक और चीज सुनो, वही चीज फिर से रिपीट करते हैं, बता रहा था। नेक्स्ट वीक आई एम स्टार्टिंग द केमिकल बॉन्डिंग, जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट। अब यार एक चीज सोचो, हाँ तो मुझे बताओ एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन, एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन, 13। एल्यूमिनियम प्लस में कितने प्रोटॉन, 13। ये गलती नहीं करनी, प्रोटॉन तो वही रहेंगे ना सर, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन कितने एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन कितने एल्यूमिनियम, नेक्स्ट वाला। तो चलो P बाई E रेशियो कहाँ ज्यादा है, P बाई E रेशियो, if we move from left to right, increasing decreasing, increasing decreasing, increasing। और लास्ट टाइम बता, जिसका P बाई E रेशियो ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा है कम, Z इफेक्टिव भी क्या होगा, क्या बात कर रहे हो सलोनी, लेस कैसे होगा, जो P बाई E का रेशियो आ रहा था वही Z इफेक्टिव का रेशियो आ रहा था, फिर रेडियस का रेशियो उल्टा आया था, याद रखना रेडियस उल्टा आया था, ये तो यही है। इसका मतलब लॉजिकली भी सोच सकते, ध्यान से सुनो, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 12 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा, 13 13 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 12 को कर रहे हैं, 13 11 को कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा, 13 11 में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अट्रैक्शन अगर वहां पे ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू 13 12, एज कम्पेयर टू 13 13, यस नो, यस नो। इसका मतलब अच्छा आप ये बोल रहे हो कि सर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्या ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या ये चीज मैं बोल सकता हूँ क्या,
और लॉजिकली चीज है, जेड इफेक्टिव क्या है? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अगर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, उसको बाहर फेंकना होता है, किसी को बाहर फेंकना इतना ही डिफिकल्ट है। यस बच्चा पार्टी, क्लियर? खत्म हो गया यार, तो खत्म ही हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि 1311 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को मैं क्या बोल रहा हूँ? I3। और 1312 को क्या बोल रहा हूँ? I2। और 1313 को क्या बोल रहा हूँ? I1। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? कैन आई सिंपली से दैट कि I3 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? I2 से। यस नो? यस। तो ये तो हो गया है। काम करते जो भी चीजें किसी को डाउट है देखे ना, अदरवाइज जो स्टेटमेंट जो है वो मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। जो चीज मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसको लिखा उसने यहीं पर ऐसा है, बस उसका रीजनिंग मैं तुमको ऊपर बता दूँ, बट स्टिल अपने पास एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? हो गया, चलो। तो ये हो गया है, देख लो पढ़ लेते हैं। फॉर एन एटम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो 4 हमेशा 3 से ज्यादा होगा, 5 4 से ज्यादा होगा, 6 5 से ज्यादा होगा, ऐसे कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज होता रहेगा। एक तो ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को सॉलिड से रिमूव कर दो ना, उसको हमेशा गैसेस स्टेट से रिमूव करना है। इट इज कन्वर्टेड टू गैसेस फॉर्म। पहले या तो उसको क्या करो, सॉलिड अगर है कोई भी तो उसको गैस में कन्वर्ट करो। अरे सोडियम है, सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में है, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, पहले उसको गैस में कन्वर्ट करोगे फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सपोज तुम्हारे पास सोडियम, कभी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं यार, अगर सोडियम तुम्हारे पास सॉलिड की फॉर्म में है तो पहले क्या करो, सॉलिड में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो और इसको तुम गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयोनाइजेशन क्या है? अगर वो सॉलिड में है तो पहले यार उसको गैस में कन्वर्ट करो यार, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है? दिस इज द डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या है? दिस इज द डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। यस, समझ में आ रहा है बच्चे लोग? अपने को ये चाहिए यार, अपने को ये नहीं चाहिए। क्या कोई मुझे ये बता सकता है, ध्यान से सोचना यार, क्या कोई मेरे को इसका डेल्टा एच बता सकता है क्या? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर, सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और बाद में इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर रहे हैं, तो क्या इसके डेल्टा एच को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू इसका सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? यस। क्या बच्चे लोग, ये पॉइंट बी वही बोलते रखा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट गैसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन एनर्जी। मतलब भले ही सोडियम सॉलिड में है, भले ही ब्रोमीन लिक्विड में है, गैलियम भी लिक्विड में है, उससे नहीं फर्क पड़ता, पहले मैं इसको गैस में कन्वर्ट करूंगा, गैस में कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल है।
ओके बच्चे पार्टी, यस नो जी, एनर्जी सबको पता है आपको, एनर्जी, हाँ बच्चे बोलो। सर इसका रीजन ऐसा है क्या कि हम लोग सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल इसका रीजन क्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका रीजन ये है कि सबको एक स्टेप, अगर तुमको दो चीजों के बारे में कंपैरिजन करना है, सबको एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा, फिर कंपेयर करूंगा ना, यस सबको एक लेवल पे लेके आऊंगा फिर कंपेयर करूंगा। ये थोड़ी है कि मतलब अब तुम जैसे कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम 9th वाले के साथ तो नहीं करवाऊंगा ना मैं, 9th वाले को भी तुम्हारे लेवल पे लेके आऊंगा, फिर अपन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। यस, उसका रीजन हुआ, कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब सबको एक ही लेवल पे लेके आएंगे यार अपन। चलो लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज मेजर्ड इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम टू 1 और किलो कैलोरी, या तो तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखो, या किलो कैलोरी पर मोल में लिखो, या फिर किलो जूल पर मोल में लिखो। अब आई होप मेरे को कोई ये चीज बताएगा यार, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू कितना किलो जूल पर मोल। ओके प्रथमेश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, या चलो, it is roughly 96.34। और मैं एक और चीज बता चुका हूँ, 1 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू कितना किलो जूल पर मोल। ओके महक, वेरी गुड, रफली 4 यस, रफली 4.2 लिख सकते हो, या फिर 4.2 लिख सकते हो, या फिर 4.2 लिख सकते हो, या फिर 4.1। डन बच्चे लोग, तो वो चीज भी ध्यान रखना। तो ये इसके बेसिक डेफिनेशन हो गया, दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। अब बाकी क्या है, सेकंड क्या बताया था, फैक्टर अफेक्टिंग, 4 पॉइंट में होता है यार ये, डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्ट, हेलो सर, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके चलो, मुझे एक चीज बताओ, दो एटम हैं, एक का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस ज्यादा है। हमारी स्क्रीन दिख रही है। अरे रुको बच्चे, रुको, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुनो पहले, अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस नो, चलो मैं बोल रहा हूँ कि दो ऐसे एलिमेंट है, एक बार फर्स्ट एलिमेंट है, एक बार सेकंड एलिमेंट है, ठीक है? तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन एक बार फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड में ऐसा है, किस केस में, केस 1 या फिर केस 2, किस केस में ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, किस केस के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा? फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना किसमें ज्यादा इजी होगा, किसमें डिफिकल्ट होगा, किसमें ज्यादा इजी होगा ये बताओ? सेकंड केस में इजी। इसका क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर तुम रेडियस जितना, साइज इसका जितना ज्यादा होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, साइज जिसका ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। यस और जेड इफेक्टिव ज्यादा है,
अगर Z इफेक्टिव जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर Z इफेक्टिव जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी, Z इफेक्टिव ज्यादा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यस यस नो, खत्म, ये भी हो गया, दो फैक्टर हो गए। अब तुम एक लॉजिकली चीज सोचो, ध्यान से सोचना है, तो ध्यान से क्या सोचेंगे। अगर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का होता है 2p3 और ऑक्सीजन का होता है 2p4। लॉजिकली लॉजिकली सोचो, अगर तुम साइज की बात करो, साइज साइज किसका ज्यादा है, साइज किसका ज्यादा है, अरे क्या बात करो, ऑक्सीजन का साइज ज्यादा है क्या, ओए होए क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन का साइज फ्रॉम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। साइज की बात करोगे तो साइज नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए था, ऑक्सीजन का। बट आप सोचो, टप टप, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अगर तुम साइज से देखोगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा, पर अगर तुम स्टेबिलिटी से देखोगे तो नाइट्रोजन का ज्यादा आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन हैज द फुल्ली सॉरी हाफ फिल्ड प्योर। तो थर्ड फैक्टर यही है, ये सारे पॉइंट्स में लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं जस्ट तुमको समझा रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर किसी के पास भी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है या फिर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यस बच्चे लोग, यस नो, ओके, ये मैं पॉइंट ये एग्जांपल दिखाने वाला। अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा 2s, एक है 2s2 और एक है 2p1, कौन न्यूक्लियस के, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, 2s वाला है 2p वाला, 2s वाला। अगर 2s वाला न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो वहां से उसको उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी या डिफिकल्ट, 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, उसको वहां से बाहर निकालना इजी और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इसका मतलब आयनाइजेशन किसका ज्यादा होगा। क्या फैक्टर सबको क्लियर है क्या, जैसे आप लिखवाओ, लिखवाएंगे ये मतलब सारे फैक्टर्स अभी अपने को समझ में चलो, जो पॉइंट्स अभी बोले थे वो सारे देख लेते हैं। एटॉमिक साइज, लार्जर द एटॉमिक साइज smaller the ionization potential is due to the size of the atom increases the outermost electron farther away from the nucleus, and nucleus loses the attraction on the electron and hence it can be easily removed. Yes, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर, एटॉमिक साइज वाला पॉइंट सबको क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी। यस यस नो। चलो सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर आयोनाइज,
बच्चे वो अपन आरुषि उस पे आते हैं, ट्रेंड्स जो था वो थर्ड पॉइंट है, ट्रेंड्स पे आएंगे, डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, फिर ट्रेंड्स पे आएंगे। if we talk about the effective nuclear charge, ionization potential increases with increase in nuclear charge, yes, simple, directly proportional. Third, screening effect, higher the screening effect, और ये भी लॉजिकली है, इसमें कुछ ये मैंने बताया नहीं बट लॉजिकली सोच सकते हो। अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं, जेड इफेक्टिव क्या है, जेड माइनस सिग्मा, अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, अगर सिग्मा ज्यादा जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम, अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स कम है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो कम होगा। वही चीज बोला है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, यस यस नो। फोर्थ पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन पावर। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं, if I talk about penetration power, एक है ना, एक मिनट, इसमें गलती है, इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम्पल भी साथ में देख के रखते हैं, वो मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। देन फोर्थ पॉइंट पेनिट्रेशन पावर। अगर तुम्हारे पास एसपीडीएफ है, एस में से इलेक्ट्रॉन को, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, यस। और नेक्स्ट क्या है, हाफ फिल और फुल्ली फिल। अगर किसी का भी हाफ फिल या फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां से वो ज्यादा स्टेबल होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, यस। डी एंड ई पॉइंट जो मैंने लिखा है, it will plays a significant role, it is plays a significant role while comparing adjacent atom, while comparing adjacent, डी और ई पॉइंट अगर तुम कभी भी फॉर्म, अगर जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है, एस का या पी का, पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है, एस। इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा या पी से रिमूव करना ज्यादा, एस। वही चीज बता, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर तुम कभी भी दो एडजेसेंट एटम को कंपेयर कर रहे हो तो डी और ई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तुमको ये चीजें अभी समझ में आएंगी, ठीक है। पर सबसे पहले मैं जनरल ट्रेंड्स की बात कर लेता हूँ। ट्रेंड्स क्या है, वो तो साइज से ही देख लो यार, सिंपल। एक और चीज बताता हूँ, साइज का जो ट्रेंड आता है ना,
साइज का जो ट्रेंड आता है, बाकी जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उनका ट्रेंड उल्टा आता है, ये ऐसे ही याद रख सकते हो। तो साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इनवर्स रिलेशन है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेरी गुड। और टॉप टू बॉटम में साइज क्या होता है? टॉप टू बॉटम में साइज क्या होता है? इंक्रीज। साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो ये क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये होगा डिक्रीज। ये तो जनरल ट्रेंड आ गया। जनरल ट्रेंड तो सिंपल, अगर एग्जाम में कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे, अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो एनर्जी डिक्रीज होगा। जो भी रेडियस का ट्रेंड है उसका उल्टा ट्रेंड से सारे ट्रेंड्स उल्टे आएंगे। अब तुम है ना, ये रहा तुम्हारा पीरियड का टेबल का, ये क्या स्क्रैच, यस, ये रहा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। लॉजिकली सोच के बताना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो कम हो रहा है। सबसे हाईएस्ट किसका होगा? दिमाग लगाओ यार। क्या सबको ये समझ में आता है कि हीलियम सबसे ज्यादा होगा? यस, यस, नो। और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? फ्रांशियम नहीं बोल रहे हो आदमी लोग, फ्रांशियम या सीजियम? फ्रांशियम या सीजियम? लॉजिकली चीज है यार, यहाँ जा रहे हो बट यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो कम हो रहा है, यहाँ जा रहे हो बढ़ रहा है। सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? ऊपर वाला। सबसे लोवेस्ट कौन सा होगा? ये वाला। सीजियम या फ्रांशियम? सीजियम या फ्रांशियम? बोलो यार। हेलो। फ्रांशियम क्यों नहीं? वेरी गुड। बोला था रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हाईएस्ट किसका होगा? हीलियम का। लोवेस्ट किसका होगा? सीजियम। वेरी गुड। हाईएस्ट किसका होगा? हीलियम का। लोवेस्ट किसका होगा? वेरी गुड। नेक्स्ट करें यार। एक्सेप्शन करके कोई चीज होती है क्या केमिस्ट्री में? यस, नो, ना। लास्ट टाइम बताया था। बट एक्सेप्शन करके कुछ भी होता नहीं है, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट। वो रीजन अपने को पता होना चाहिए, वो रीजन पता होना चाहिए। एक्सेप्शन करके कोई चीज नहीं है, मतलब ऐसा है कि जो नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है उससे डिफरेंट ट्रेंड आएगा। वो ट्रेंड डिफरेंट क्यों आएगा? बिकॉज हो सकता है कोई डिफरेंट फैक्टर उसके अंदर क्या कर रहा हो, डोमिनेट कर रहा हो। ठीक है, ये बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कंपेयर कर रहे हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं, एक्सेप्शन में भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर 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 एस एंड फॉर एस एंड पी ब्लॉक की अगर बात करो, इफ आई टॉक अबाउट एस एंड पी ब्लॉक, इफ आई टॉक अबाउट एस एंड पी ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है यहाँ। प्रॉब्लम जो है वो ये है यहाँ। ये रहा 2s2, ये रहा 2s2 2p1। क्या प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम दिख रहा है क्या बेरिलियम के अंदर तुमको? बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, और बोरॉन में क्या है? p में है। किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा? किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा? बेरिलियम का। बेरिलियम का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी और डिफिकल्ट। इजी डिफिकल्ट डिफिकल्ट। इसका मतलब जंप करेगा? यस, जंप करेगा। क्या करेगा? ये जंप करेगा। कहां से? एक जंप करेगा हमेशा। जंपिंग जब भी होगा,
एक करेगा। तो बच्चे लोग अगर मैं तुमको बोलूं इस वाले केस में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, इस वाले केस में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, ए तो नहीं है, क्या ऐसा बोल सकता हूँ इस वाले केस में डोमिनेटिंग फैक्टर पेनिट्रेशन पावर है, यस। देखो क्या है तुम्हारे पास पेनिट्रेशन। तो अगर एग्जाम में तुमको पूछे कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा क्यों, बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर, दैट्स इट। एक और प्रॉब्लम है यार, एक प्रॉब्लम है ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2s2 2p3 2s2, कौन जंप करेगा, जंपिंग कौन करेगा, और जंपिंग जब भी होगी हमेशा एक एलिमेंट से, जंपिंग जब भी होगा तो हमेशा एक एलिमेंट से। ये करा उसने जंप। इस बार डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है बताओ, डोमिनेटिंग फैक्टर ABCDE में, ABCD में स्टेबिलिटी स्टेप ABCDE में बोल रहा हूँ, डोमिनेटिंग फैक्टर आफ्टर ई। ये तो इजी है। ट्रेंड्स बताओ, एक्चुअल ट्रेंड क्या है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, अगर मेरे को पूछे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड इवेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा सर, सबसे कम होगा लिथियम का, फिर एक्सेप्शन आएगा किसका, बोरॉन का एंड बेरिलियम का एक्सेप्शन, इतना ही जंप करेगा। फिर आएगा सर कार्बन, फिर से जंपिंग होगा, फिर से क्या होगा, जंपिंग होगा, फिर से क्या होगा, फिर क्या आएगा। क्या किसी को ये समझ में आता है, सर आपने दो ग्रेटर क्यों लिखा है सर, दो ग्रेटर क्यों लिखा है सर आप, क्या सबको समझ में आता है, क्यों बताओ मेरे को, चैट पे मत लिखो, अपना माइक ऑन करके बताओ कैसा मैंने क्यों लिखा है। फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल है तो उसमें से Yes. निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Yes, this has the fully filled. तो उसमें It has the लगेगी। yes बच्चे, fully filled p orbital। किसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, जंपिंग मेरे को तुम लोग बताओगे सर, जंपिंग जो है सर एक ही एलिमेंट के ऊपर से क्यों हो रहा है, दो से ऊपर से क्यों? ये कौन बताए सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई जंपिंग विल बी बाय वन एलिमेंट, बोलो यार, ये तो मैंने तुमको बताया है लास्ट टाइम। क्योंकि मे भी बाद में से नॉर्मल जैसे इसमें 2p बने तो बाद में कार्बन में 2p2 आ रहा तो वैसा ही ट्रेंड आ रहा है। यस, एक तो ये रीजन भी बोल सकते हो कि बाद में अगर मैं कार्बन की बात करूं वो तो 2p2 है, 2p1 2p2 तो ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने एक चीज बताई था, जंपिंग एक एलिमेंट से ही क्यों हो रहा है, बिकॉज़ वी नो द वैल्यू, वी नो द वैल्यू, तो वैल्यू से देखा तो इसका बोरॉन से ज्यादा था, कार्बन से कम आ रहा था, दैट्स इट। कहीं पर भी एक्सेप्शन हो रहा है सर, डोमिनेटिंग फैक्टर आपको क्या पता डी कर रहा है, ई क्यों नहीं कर रहा, वी डोंट नो यार, वी हैव द वैल्यूज, तो वैल्यूज के बेसिस पे वी आर कमेंटिंग ऑन द एक्चुअल ट्रेंड्स। ओके पक्का ओके। अच्छा, तो अगर सपोज सर, अगर हमने आपको ये कुछ, मैं पी ब्लॉक पूरा खत्म करूंगा, आई विल टेक अनदर 10 मिनट्स, पी ब्लॉक के एक्सेप्शन सारे खत्म करूंगा, सारे खत्म हो गए क्या मैं तो चाहिए। लेट्स ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है, नहीं तो एक ही एक्सेप्शन खत्म करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। फर्स्ट आंसर जो था थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड के लिए ये रहा सोडियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम, the gallium, germanium, then arsenic, then selenium, then I know मैंने तुमको याद करने का ट्रिक अभी तक नहीं भेजा है, आई विल डू, पर मैंने गलती से एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर,
कंक्लूडिंग नॉर्मल ट्रेंड। कौन जंप करेगा? कौन जंप करेगा? अरे जंपिंग किसका होगा? अरे बेरिलियम का जंपिंग हुआ तो बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम ना। क्या मैग्नीशियम जंप करेगा क्या? यस। क्या फॉस्फोरस भी जंप करेगा क्या? तो अगर एग्जाम में कभी भी मेरे को ट्रेंड पूछा तो सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है सोडियम एल्यूमिनियम में? सोडियम और एल्यूमिनियम में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? पेनिट्रेशन। यस, वेरी गुड। और सल्फर फास्फोरस में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन? सल्फर फास्फोरस में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं बोल के अपन हाफ फील्ड बोलेंगे यार। स्टेबिलिटी नहीं बोल के हाफ फील्ड बोलेंगे यार। हाफ फील्ड बोलेंगे। सर आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर अपन करें, सेकंड पीरियड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड पीरियड एलिमेंट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिर उसके बाद सिक्स, सेवंथ तो छोड़ देंगे अपन। ये रहा। एक मिनट। या हाँ, एक तो ये रहा, उसमें तो कुछ चेंजेस है ही नहीं। फिर एक फिर से ये रहा, इसमें भी कुछ चेंजेस है ही नहीं। अब एक खतरनाक एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आएगा अभी। एक्सेप्शन में एक्सेप्शन। चलो सोडियम के नीचे, सोडियम के नीचे क्या होगा? सोडियम के सोडियम नीचे एलिमेंट कौन सा है यार? तो पता होगा। पोटेशियम। इनके एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सबसे कम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर गैलियम, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर सेलेनियम, फिर ब्रोमीन, फिर। अच्छा, क्या सबको ये भी समझ में आता है क्या? यस बच्चा पार्टी। सेम चीज, कैल्शियम भी जंप करेगा गैलियम से, आर्सेनिक भी जंप करेगा सेलेनियम से। यस नो? यस। यस। फिर डी ब्लॉक कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं यार। मैं हेडिंग क्या लिखा है अपन? ओके हेडिंग क्या लिखा है देखो। चलो चलो, पोटेशियम के नीचे रुबीडियम, पोटेशियम के नीचे रुबीडियम, सीजियम कैल्शियम के नीचे बेटा मांगे कार स्कूटर, बैंगन आलू गाजर इन, इन मतलब इंडिया, काशी गए शंकर, शंकर मतलब वैसे नहीं तो वैसे सब, सब मतलब एंटी मनी। सरी ने उससे टीपो, टीपो मतलब उससे टीपो। ओके टेलुरियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन, बेंजीन। कौन कौन जंप करेगा? हेलो, बोलो यार, कौन कौन जंप करेगा?
बोलो यार, जंपिंग किसका, स्ट्रॉन्शियम जंप करेगा क्या? सर और एंटीमनी? हाँ, सर कैल्शियम के बाद स्कैंडियम वाला पीरियड नहीं आएगा? ये 2 बार बता दिया यार, महक ने सेम डाउट पूछा था, क्या लिखा है? ओह ओके सर, गॉट इट। चलो, एक्चुअल ट्रेंड तो ये, ना कोई जंपिंग नहीं करेगा, नो जंपिंग फॉर बोथ ऑफ देम। जंपिंग होगा ही नहीं यार सर, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेंड है वही आ रहा है सर। ये क्या कर रहे हो सर, पहले कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो। क्या मुझे यहाँ पे कोई ये बता सकता है यहाँ पे जंपिंग क्यों नहीं हो रहा, नॉर्मल ट्रेंड क्यों आ रहा है? यहाँ पे जंपिंग क्यों नहीं हो रहा है, नॉर्मल ट्रेंड क्यों हो रहा है? बस डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? बच्चे लोग, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है। नॉर्मल ट्रेंड क्या था, फ्रॉम लेफ्ट राइट अगर जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज। कोई पुअर शील्डिंग विल्डिंग का कुछ भी फर्क नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड मतलब कि सर आपको कैसे पता डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा? वो अपने को पता है किससे, पर अपने को एग्जाम में क्या रखना है, अपने को याद रखना है कि सेकंड में पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में क्या होगा, ऐसे जंपिंग होगा, फिफ्थ और सिक्स में नहीं होगा। फिफ्थ और सिक्स में नहीं होगा। रीजनिंग देने के लिए बहुत सारी रीजनिंग दे सकता हूँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जंपिंग जो नॉर्मल ट्रेंड है वही फॉलो करे, इसका मतलब रेडियस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है, दैट्स इट। रेडियस बोल सकते हो, जेड इफेक्टिव बोल, रेडियस बोल सकते हो, जेड इफेक्टिव बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। मैं और एक्सप्लेन नहीं करा बिकॉज फिर से तुमको फिर प्रॉब्लम हो गए एंड ऑल। अपना लेक्चर कब कब है मैं पहले से तुमको बता दूं, मुझे इस वीक में चैप्टर फिनिश करना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने को वो चीज करना ही है। एक मिनट, हाँ, मैं तुमको अभी से टाइम टेबल बता रहा हूँ यार, मैं अभी से तुमको टाइम टेबल बता रहा हूँ। अपना वेंसडे का लेक्चर है, कल लेक्चर अपना कब है? कल तो अपना मॉर्निंग लेक्चर, कल अपना डाउट लेक्चर है, वी आर टेकिंग आई एम टेकिंग द ऑफिशियल लेक्चर टुमारो। ठीक है, थर्सडे को भी मॉर्निंग ही है, अगेन आई एम टेकिंग द ऑफिशियल लेक्चर। सब दिन मॉर्निंग ही है यार अपना। यार बच्चे लोग, अपन क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखो क्लास तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, या मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लें, क्या बोलते हैं? फ्राइडे फ्री है क्या तुम्हारा? फ्राइडे फ्री है क्या? फ्राइडे को एक काम कर, अरे नहीं यार, आ, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। टाइमिंग हो सकता है अगर मैं कल ले रहा हूँ तो मैं आज इन्फॉर्म करूँ, कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। बट एक तो लेक्चर चाहिए, 3 लेक्चर में कल अपना ये खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे वाला कट टू कट होगा बट स्टिल वी विल ट्राई। या बच्चे लोग अपन ऐसा करें क्या, अपन ये काम करते हैं, अपन इसको फिनिश करने का ट्राई करते हैं एंड नेक्स्ट वीक के अंदर अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ, ऐसा भी कर सकते हैं। सारा बुकलेट साथ में, इसका बुकलेट साथ में डिस्कस करवाऊंगा यार पूरा, साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, 50-60 प्रॉब्लम जितने भी होंगे एक साथ करेंगे। तुम्हारा अभी एम ये रहना चाहिए कि तुम, ठीक है तब तो फिनिश कर दूंगा यार, तब तो ये फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। रहेगा तो एक्स्ट्रा लेक्चर हो सकता है मैं फ्राइडे को मोस्टली शेड्यूल करूंगा, तुम सारे लोग फ्री हो सकता है मैं 2 के बाद शेड्यूल करूँ, बिकॉज उससे पहले मुझे कुछ काम। अभी मैं इसके नोट्स अभी सेंड कर रहा हूँ, तो रिवाइज करो इसको प्रॉपरली। एंड जेई बुकलेट बच्चे, डू यू हैव द जेई का बुकलेट? तो जेई के बुकलेट में देखो, तुमको स्क्रीन दिख रहा है ना, इसमें एक अच्छी चीज है कि जेई के बुकलेट में क्या है, जैसे ये एक सिस्टमेटिक वे में देखे रखा। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं ये तुमको शेयर कर देता हूँ अभी, 1 to 25 यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टिल 25। तुम एक बार प्रॉब्लम करो, मतलब रेडियस वाला पार्ट करा चुका हूँ मैं,
तुम आगे वाले सम्स भी कर सकते हो, बट उसको अभी मत करो आयनाइजेशन एनर्जी को। अभी मैं बता, अभी तक मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया, मैं अभी ये बुकलेट शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं अभी ये बुकलेट शेयर कर रहा हूँ, तो इस बुकलेट में तुमको ऐसा देखो, पेज नंबर होगा कितना, पेज नंबर होगा 181। तो 181 पे लफली प्रॉब्लम्स तुमको करना है 1 to 25। बाकी प्रॉब्लम्स मत देखना, इतना ही करना। ये एडवांस का बुकलेट है, फालतू में बाकी चीजें करोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। कर लोगे, पूरा भी कर लोगे पढ़ाने के बाद, स्टिल अभी के लिए 1 to 25 होमवर्क करना है। मैं तुम्हारे डाउट्स जो भी होंगे वो मोस्टली कल की क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो दूंगा। अभी मैं क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। आज की क्लास का अगर तुमको एक दो भी छोटा मोटा कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। सब मेडिकल की बुकलेट अभी नहीं करनी है ना? मेडिकल का बुकलेट अभी नहीं करना चाहिए, मेडिकल का बुकलेट अभी नहीं। सर या आज के क्लास में आपने एक हमको एडिशन वाला पार्ट बताया था, वो आप एक बार वापस बता सकते हो? क्या हुआ उसमें, तो इजी है। हाँ सही बात, वो वापस बच्चे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, उसके बाद दूसरे को निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी कितना चाहिए? वो वाला नहीं, वो आपने कोई इक्वेशन को अपने रिएक्शन को ऐड करके कुछ कैंसिल आउट किया था m प्लस वाला। तो वही तो किया। अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सॉरी, हेलो, मैं तारी दे, यस सर। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा इक्वेशन है, लेट्स से ये इक्वेशन, क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है, सॉरी मैं एक मिनट, तुम अगर इक्वल टू के एक साइड, इक्वल टू जो मैथ्स में साइन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ 1 लिखा है, राइट हैंड साइड कुछ, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड 2 लिखा है, राइट हैंड साइड भी 2 लिखा है, क्या तुम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो? यस सर। वही तो किया ओके हाँ हाँ सर। मैंने, बोला इस एरो को तुम ट्रीट करो इक्वल टू के साइन, ओके सर। ठीक है। ओके हाँ। बाकी जो भी तुम्हारे कुछ भी प्रीवियस कुछ भी डाउट होंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मोस्टली नेक्स्ट क्लास। अभी मेरा एक्चुअली में एक और लेक्चर है 2-3 मिनट के अंदर ही, मैं थोड़ा सा उसको अर्लियर से किया, इसलिए तुम्हारे डाउट्स नेक्स्ट क्लास बच्चे, इसलिए तुम्हारे डाउट्स नेक्स्ट क्लास पे ले लूंगा। यस सर, मेरे से ओके, वीके जैसा सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं कि फिर टाइम? हाँ वीके जैसा में भी इंडिविजुअल सेक्शन है, यू कैन सॉल्व टिल रेडियस तक का पार्ट, ओके यू कैन सॉल्व टिल रेडियस तक का पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं बुकलेट की, तुम्हारे बुकलेट की, इवन मेन सर बुकलेट की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आने वाला हूँ, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, तो तुम स्टार्ट कर इफ यू वांट। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू।